नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जिनका नाम था शेखर सुमन, इन्होंने क्या किया, विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक थी। इस दौरान इन्होंने एक विवादास्पद टिप्पणी की। इस विवादास्पद टिप्पणी के कारण इनकी न्यायिक निष्पक्षता और नैतिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इनकी जो जुडिशियल इम्पार्शियलिटी होती है, एथिक्स है, उन पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस जो विषय है इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई जज है वो इस प्रकार की बात करता है तो किस प्रकार से उसकी निष्पक्षता है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। उसको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, उसको हमेशा पार्शियल नहीं रहना चाहिए, उसको हमेशा इम्पार्शियल रहना चाहिए। उसकी जो नैतिकता है, जो जुडिशियल इम्पार्शियलिटी है, उसको बनाए रखना चाहिए। उसको इस प्रकार के जो कार्यक्रम होता है उनसे भी दूर रहना चाहिए। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चले तो इसमें बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बात की गई है मैनुअल स्क्वेंजिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग के खिलाफ हमारी जो लड़ाई चलती आ रही है इसे हम जारी रखेंगे और एक समय के बाद में मैनुअल स्क्वेंजिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस आर्टिकल में हम मैनुअल स्क्वेंजिंग को देखेंगे कि मैनुअल स्क्वेंजिंग होता क्या है, ठीक है, इसे किस प्रकार से दूर करना चाहिए, भारत ने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ जो ये आर्टिकल है ये आपके मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम के लिए इस पर ज़्यादा पॉइंट नहीं है, फैक्ट बहुत कम दिए हुए हैं, बट जो आर्टिकल है इसमें जो पॉइंट है वो आपके मेंस में काम आ सकते हैं। कहीं पर भी आपको आंसर लिखना हो वहाँ पर ये पॉइंट काम आ सकते हैं। चले हमारे आर्टिकल की ओर। तो सबसे पहले हम एक स्कीम को डिस्कस करेंगे। ये स्कीम आपको प्रीलिम में पूछी जा सकती है। इस स्कीम के जो फैक्ट है, जो इसके प्रोविज़न है, ठीक है, जो इसका एम है, ये सारे आपको प्रीलिम में पूछे जा सकते हैं। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। बात करें नमस्ते स्कीम की, तो इसे रिलीज़ किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था 2023 और 24 के बजट में। 2023-24 के बजट में इसे लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का फुल फॉर्म है नमस्ते, ठीक है। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। फुल फॉर्म याद रख लेना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म है। इसे लॉन्च कब किया गया था, इसे 2023-24 के बजट के दौरान लॉन्च किया गया था। इसमें अभी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, अलोकेट किए गए हैं। इससे क्या होगा कि जब भी जितने भी शहर है, कस्बे हैं, वहाँ पर जो सेप्टिक टैंक होते हैं, जो सीवेज लाइन होते हैं, उसे अभी क्या किया जाता है, अभी हाथों से साफ किया जाता है। बट गवर्नमेंट का टारगेट है इनको 100% मशीनों से साफ करना। ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि यांत्रिक सफाई यानी कि मशीनों से सफाई में सक्षम करना, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। इसीलिए गवर्नमेंट ने नमस्ते स्कीम लॉन्च की है। तो नमस्ते स्कीम क्या है, इसे 2023-24 के बजट के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं और उद्देश्य ये है कि इसमें अभी जो सफाई कैसे होती, अभी हाथों से सफाई होती है, तो इसको चेंज किस में करना, मशीनों से सफाई होती है उसमें चेंज करना है। कितना 100% ये है वो मशीनों से सफाई होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है, इसलिए इसे लॉन्च किया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं नमस्ते स्कीम की। तो सबसे पहले 2023-24 के बजट में तो इसमें 100 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है। बात करें लॉन्च की तो इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। 2023-24 में क्या हुआ, 2023-24 का जो बजट था उसमें तो 100 करोड़ रुपए इसके लिए अलोकेट किए गए थे। लॉन्च कब किया गया था, लॉन्च 2022 में किया गया था। तो ये पॉइंट एक करेक्ट कर लेना, लॉन्च इसको 2022 में किया गया था और जो अभी है 100 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए, अलोकेट किए गए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसे कौन संचालित करता है या कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम शुरू की गई थी, तो 2 मंत्रालय है, 2 मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये जो स्कीम है वो संचालित हो रही है। यहाँ इससे लॉन्च किया गया था। कौन से 2 मिनिस्ट्री है, पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, पहली मिनिस्ट्री कौन सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, और दूसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
इस स्कीम को 2022 में लॉन्च किया गया था। दो मिनिस्ट्री कौन सी है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दूसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दो मंत्रालयों के तहत ये स्कीम शुरू की गई थी। तो इस चीज़ को याद रखना, 2022 में लॉन्च किया गया था। अभी 100 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं आवास शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है, असुरक्षित सीवर और जो सेप्टिक टैंक होते हैं उसकी सफाई अभी हाथों से होती है, तो इस प्रथाओं को खत्म करना ये उसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य याद रखना, असुरक्षित शिविर और सेप्टिक टैंक की सफाई अभी हाथों से होती है, उसे खत्म करना। सेप्टिक टैंक की जो प्रथाएं होती है उसे खत्म करना, ये उसका उद्देश्य है। पहला पॉइंट 2022 में लॉन्च किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इस दोनों के द्वारा ये शुरू की गई थी। असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई की प्रथाओं को खत्म करना, ये इसका उद्देश्य है। इसका लक्ष्य क्या क्या है? ये सारे लक्ष्य, पहला, स्वच्छता कार्य में शून्य मौतें। अभी जो स्वच्छता के जो कार्य होते हैं उसमें देखा गया कि हर साल 150 मौत हो जाती है, ठीक है, साफ सफाई के दौरान। तो ये जो मौत है उसको जीरो लेके आना, ये मौत है उसको शून्य पे लेके आना। तो स्वच्छता कार्य में शून्य मौत। फिर कुशल कार्य श्रमिकों द्वारा सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, उसमें कुशल कार्य श्रमिक होने चाहिए। तो दूसरा इसमें ये लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य क्या है? इसमें ये है, किसी भी सफाई कर्मचारी की मानव मल है उसमें सीधे संपर्क में ना आए, मानव मल के सीधे संपर्क में है वो सफाई कर्मचारी नहीं आना चाहिए, ये इसका तीसरा लक्ष्य है। तो पहला हमने देख लिया कि शून्य मौतें होनी चाहिए, फिर कुशल श्रमिक होने चाहिए, सीधे संपर्क में नहीं आए, ये तीसरा लक्ष्य। चौथा, ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, इनके लिए अलग से स्वयं सहायता ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होने चाहिए जो इनके लिए कार्य कर सके, जो इनके लिए देख रेख कर सके। तो ठीक है, स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता है इनके लिए, अलग से सहायता ग्रुप होने चाहिए इनके लिए, जो क्या करे, इनको अलग से जो उद्यम होते हैं ना, स्वच्छता के लिए अलग से उद्योग होते हैं, वो चलाने के लिए इनको सशक्त बनाए, इनको सक्षम बनाए। ये स्वयं सहायता ग्रुपों के द्वारा इनकी हेल्प की जाएगी। तो ये भी व्यवस्था इस स्कीम के तहत की गई है। इसके अलावा क्या हुआ? अलग से वैकल्पिक आजीविका होनी चाहिए, अलग से कोई काम कर सके। एक तो सफाई कर ही रहे, इसके अलावा भी इनके पास कोई काम होना चाहिए। तो वैकल्पिक आजीविका की ये पहुंच तक भी बात करते हैं। उसके साथ साथ क्या चीज़ें फोकस की गई है? इनके लिए अलग से कोई निगरानी तंत्र होना चाहिए, इनकी जो निगरानी करे, देख रेख करे कि सफाई हो रही है, तो इनको क्या समस्या आ रही है, ठीक है, अगर समस्या आ रही है उसका किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। तो इसके लिए भी एक तंत्र विकसित करने की बात की गई है, ठीक है। इन सब के साथ साथ जो भी इसमें काम कर रहे हैं उनको रजिस्टर किया जाए, ठीक है, उनकी देख रेख की जाए। तो ये सारे लक्ष्य है वो इस स्कीम के है। तो ये स्कीम क्या है देख लो, 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी है? सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट। पहली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, दूसरी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। इन दोनों के अंतर्गत ये स्कीम आती है। एम क्या है? इरिकेट अनसेफ सीवियर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिस। जो अनसेफ प्रैक्टिस होती है उनको समाप्त करना, ये इसका एम है। फिर आउटकम क्या होगी? जीरो, जो फैटिलिटी होती है, मौत होती है, उनको जीरो लेके आना। फिर परफॉर्म्ड स्किल्ड वर्कर के द्वारा परफॉर्म किया जाए। ह्यूमन फिकल है, उनको बिल्कुल टच में ना आए, ये इनको इंश्योर करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना और जो एम्पावर करना कि इनका सैनिटेशन है, जो एंटरप्राइजेज है उनको एम्पावर करना ताकि वो जाके उद्योगों में काम कर सके, ठीक है। अल्टरनेटिव लाइवलीहुड को प्रमोट करना, अन्य जगह जाके काम कर सके। फिर इनके लिए स्ट्रेंथन करना, अलग से कोई इस प्रकार की कोई बॉडी बनाए जो इनको मॉनिटर कर सके, इनको सुपरवाइज कर सके, इसके लिए भी काम करेगी ये। तो ये सारे इसके आउटकम हो गए इस स्कीम के। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, ये स्कीम पूरे देश में शुरू की गई है। जितनी अर्बन लोकल बॉडीज है ना, शहरी स्थानीय निकाय, उनमें भी ये विस्तारित इसकी स्कीम का चल रहा है, मतलब धीरे धीरे पूरे देश में इस स्कीम को फैलाया जा रहा है। अब बात करते हैं विशेषता की। तो इस स्कीम की विशेषता क्या होगी? सबसे पहले अर्बन लोकल बॉडीज होती है ना, जो शहर में लोकल बॉडीज होती है, अर्बन लोकल बॉडीज, वहाँ पे क्या किया जाएगा? स्कीम की पहचान की जाएगी, कौन है वो लोग इसमें काम कर सकते। तो सबसे पहले इसकी पहचान की जाएगी, उसके बाद में इनको ट्रेन किया जाएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, और पीपीटी किट होती वो उनका भी वितरण किया जाएगा, ठीक है। देखो, पहले तो पहचान की जाएगी कि कौन व्यक्ति इसमें काम करेगा, किस प्रकार से काम करेगा। उसके बाद में
उनको ट्रेन किया जाएगा। आप इस प्रकार से मशीनों की सहायता से साफ सफाई कर सकते हो। उनको पीटीई जो पीपीई किट होते हैं वो वितरित किए जा सके, ताकि क्या हो, वो बीमार कम पड़े और डायरेक्ट जो बीमारियां होती हैं उनके संपर्क में ना आए। उसके अलावा क्या किया जाएगा, उसके अलावा स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाई होती है, उनके उपकरण की सहायता भी किया जाएगा। मतलब ये साफ सफाई कर रहे हैं, उसके लिए कुछ उपकरण की आवश्यकता होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको ये जो उपकरण होता है वो देने में भी सहायता करेगी। और हमारी एक स्कीम है आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य स्कीम है, इसके तहत इनका जो परिवार होता है उनको स्वच्छता बीमा योजना के लाभ भी पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा। मतलब इनको स्वच्छता बीमा योजना के लाभ भी दिए जाएंगे, ताकि अगर कोई बीमार पड़ता है तो इनके पास में खुद के खर्चे से ये ठीक न हो, क्योंकि इनके पास इतनी तो आमदनी होती ही नहीं है। इसलिए साफ सफाई करते हैं तो गवर्नमेंट इसमें भी हेल्प करेगी, आजीविका में भी सहायता करेगी, ताकि ये आसानी से अपना काम कर सके। और सब्सिडी दी जाएगी इनको, साथ ही साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता भी इनको दी जाएगी। ठीक है, ये सारे काम किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, मेन फीचर देख लो, आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, फिर इनको पीपीई किट दिए जाएंगे और ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर असिस्टेंस दी जाएगी, सेफ्टी जो डिवाइस होते हैं सैनिटेशन के लिए, उनके लिए इनको असिस्टेंस दिया जाएगा। हमारे जो हेल्थ है ना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उनके बेनिफिट भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर लाइवलीहुड असिस्टेंस, मतलब इनको जीवन यापन करने के लिए अलग से सहायता भी दी जाएगी, और ये अलग से प्रकार के कैंपेन भी इनके लिए चलाए जाएंगे। तो ये मेन फीचर है इस स्कीम के। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई क्या थी। 2022 में लॉन्च हुई थी, अभी 100 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। जो मैनुअल वर्कर काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उन पे ये स्कीम आधारित है। बस इतनी चीज़ याद रखना। अब है मैनुअल स्वीजिंग, क्या होता है, हाथ से मैल धोना। कुछ सार्वजनिक सड़कों से या शौचालयों से कोई व्यक्ति है वो हाथ से जो मैल उठाता है तो इसे मैनुअल स्क्विंजिंग कहा जाता है। ये सेप्टिक टैंक से हो सकते हैं, गटर से हो सकते हैं, सीवर को सफाई करना, ये सारी मैनुअल स्क्विंजिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये बात कर रहा है कि मैनुअल स्क्विंजिंग होता क्या है। तो बस सिंपल सा आइडिया लगा लो कि हाथों से साफ सफाई करना, मैनुअल साफ सफाई करना, मैनुअल स्क्विंजिंग होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब भारत सरकार के द्वारा मैनुअल जो स्क्वेंजिंग होती है इसके रोकने के लिए एक अधिनियम भी लाया गया था। ये था मैल ढोना वालों को नियोजन के लिए नियोजन का निषेध, उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 में। हम आगे देखेंगे कि भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो वहाँ पे इस एक्ट की गणना आगे इसका डिस्कस भी होगा कि भारत सरकार ने अलग अलग प्रकार के एक्ट लाए जिसके माध्यम से मैनुअल स्क्वेंजिंग को पूरी तरह से रोक दिया गया है। और इसे एक अमानवीय प्रथा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो हाथों से साफ सफाई नहीं करेगा, ये एक अमानवीय प्रथा है। अब बात की गई है इसमें गणना की भी आवश्यकता है। किस प्रकार की गणना की? गणना ये है कि अभी कहा जाता है कि 2017 के बाद में अभी तक 351 मौतें इसके कारण हो चुकी है। तो इसके लिए एक प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए ताकि पता चले कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं और कितने लोगों को इसके कारण नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डेटाबेस में होनी चाहिए, ताकि क्या किया जा सकता है, उनको ऋण प्रोवाइड किया जा सकता है, उनको सब्सिडी दी जा सकती है, गवर्नमेंट के और जो भी बेनिफिट है उनको प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। इसके लिए एक डेटाबेस होना चाहिए, इसके लिए इनकी काउंटिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ठीक है, मैनुअल स्क्वेंजिंग हम दे चुके हैं, जो हाथों से साफ सफाई करते हैं वो मैनुअल स्क्वेंजिंग कहा जाता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक एक्ट भी लाया है। एक्ट का नाम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो 2013 का ये एक्ट था। इसमें जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है इसे डीह्यूमनाइज प्रैक्टिस कहा है। ये अमानवीय प्रथा है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बात है। फिर इसके लिए इन्यूमरेशन की भी बात की गई, गणना की भी बात की गई है, ताकि पता चले कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये सारी भी बात इस स्कीम के तहत की गई है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, ये हमने नमस्ते स्कीम के बारे में बात करी। ठीक है, नमस्ते स्कीम 2022 में लॉन्च हुआ है, 2 मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री का नाम याद रखना। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएगी, इसके मेन फीचर भी देख लिए। ठीक है, इसके टारगेट क्या होगा वो भी हमने देख लिया। ये सारी बात डिटेल से हमने इस स्कीम के बारे में की। अब एक अलग से हमारी योजना है जिसका नाम है स्वच्छता उद्यमी योजना। क्या नाम है? स्वच्छता उद्यमी योजना। इसके बारे में बात करेंगे। इसे लॉन्च कब किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। डेट याद रखना, 2 अक्टूबर 2014। क्यों याद रखोगे? इस दिन गांधी जयंती भी होती है, इस दिन गांधी जयंती भी सेलिब्रेट की जाती है।
2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। और ये बात हो रही है 2014 की। इस दिन एक और चीज ली गई थी, वो क्या थी? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की भी शुरुआत हुई थी। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही स्वच्छता उद्यमी योजना को शुरू किया गया था। तो कहा जाएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए, स्वच्छता उद्यमी योजना कब लॉन्च की गई थी या किसके एक घटक के रूप में लॉन्च किया गया था इसको? तो इसको स्वच्छ भारत अभियान के एक घटक के रूप में इसे लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन लॉन्च किया गया था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्वच्छ उद्यमी योजना आती है? स्वच्छता उद्यमी योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो सामाजिक न्याय और कौन सी? अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सी मंत्रालय? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। स्वच्छता उद्यमी योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? स्वच्छता उद्यमी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब शुरू कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। कौन सी मिनिस्ट्री देख ली? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया पूरा, याद रहेगा पहला पॉइंट। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ठीक है, स्वच्छता के जो कर्मचारी होते हैं, उनको आजीविका प्रदान करने का इसका लक्ष्य है। जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं उनको आजीविका प्रदान करना इस स्कीम का लक्ष्य है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान में क्या क्या लक्ष्य थे? ठीक है, ओपन डेफिशिएट नहीं होगा, और क्या था, और जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है वो नहीं होगा, साफ सफाई रखी जाएगी, ये सारी चीज़ें थी। तो उसका एक लक्ष्य ये भी था कि ये जो सफाई कर्मचारी थे उनको आजीविका मिलनी चाहिए। ठीक है, जो मैनुअल हाथों से काम करते हैं उनको दोहरा उद्देश्य प्राप्त हो जाए। एक तो वो हाथों से काम न करें, साथ ही साथ में उनको आजीविका भी प्राप्त हो। तो स्वच्छता उद्यमी योजना है, इसके डबल लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो सिंपल सा पॉइंट था, 2014 में लॉन्च किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। लक्ष्य यही है कि जो सफाई कर्मचारी हो उनको आजीविका मिल जाए। ठीक है, ठीक, उनको लाइवलीहुड मिल जाए, तो इसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उद्देश्य हम देख ही चुके, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? इसमें 3,000 रुपये का वजीफा वगैरह दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें की जाएगी। तो ये छोटी मोटी बात, इतनी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिंपल सी बात थी। लॉन्च कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। टीवी ऑब्जेक्टिव है कौन कौन से है? एक तो क्लीनिस प्रोवाइड लाइवलीहुड, इनको जो साफ सफाई होते हैं उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है। दूसरा, ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है इनको रोकना। तो ये इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, 2 इसके ऑब्जेक्टिव है। और क्या क्या चीज़ें की जाएगी ये चीज़ें हमें पता, इतनी याद रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि स्कीम बहुत 2014 की है। इस पर क्वेश्चन बनने थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए गए हैं, जो हाथ से मेल्ट होते हैं, मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं जो मैनुअल स्क्वेंजर्स होते हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, क्या क्या प्रयास किए? पहला एक्ट आया था, द प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020 में। ये बिल है, मतलब एक्ट नहीं बना था, बिल आया था। द प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर देयर रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। देखिए 2020 का था। फिर 13 का बिल कौन सा? 13 से एक्ट है, देखो 2020 का है वो बिल है ये एक्ट नहीं बना था। ठीक है, और 2013 में ये एक्ट है, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। फिर बिल्डिंग अ मेंटेनेंस इंटेंसरी लेट्रिन एक्ट, ये 2013 का ये भी एक्ट है। फिर क्या है? एट्रोसिटी एक्ट है। फिर क्या है? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है। फिर स्वच्छता अभियान ऐप है। फिर राष्ट्रीय गरिमा अभियान है। तो ये सारे कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है ताकि मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोका जा सके। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे लिखना हो, भारत सरकार के द्वारा मैनुअल स्क्वेंजिंग को, हाथ से जो मेलट होते हैं उसे रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या प्रयास किए गए, तो वहाँ पर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। 2013 का एक्ट है, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। एट्रोसिटी एक्ट है, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। स्वच्छता अभियान ऐप है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो ताकि आप गवर्नमेंट के जो अभ्यास है, गवर्नमेंट ने जो जो प्रयास किए गए, तो वो अगर आप आंसर में लिखोगे तो आपका आंसर है बहुत ही अच्छा दिखेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था,
सुप्रीम कोर्ट का 2014 का एक फैसला है कि 1993 के बाद में सीवेज में काम करने वाले सभी लोगों की पहचान करना है, उन्हें रुपए प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया, उन्हें 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देना है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग में लोग काम करते हैं, ठीक है, साफ सफाई में, उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा देना उनके परिवार को, ताकि उनको जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल था, ये देख लो 1993 में था, फिर 2013 में, 2014 में ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास थे। ठीक है, प्रीलिम 2016 में इससे संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन देख लो, राष्ट्रीय गरिमा अभियान क्या है, नेशनल राष्ट्रीय गरिमा अभियान के बारे में कुछ पूछा है, यहाँ पे कुछ टर्म दी हुई है। तो पहला आवासहीन और पुनर्विवास की बात करता है, तो देखो ठीक है, पूरा पढ़ लो पहले। फिर यौन कर्मियों की नहीं, यौन कर्मियों वाला तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। फिर बंधुआ मजदूरों को, ये भी नहीं है। देखो राष्ट्रीय गरिमा अभियान, थोड़ा बहुत भी आइडिया लगाओगे तो आप ये समझ दो कि बंधुआ मजदूरी नहीं है और ये यौन कर्मी नहीं है। अब पॉइंट बचा ये और ये, इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो ज़्यादा इससे रिलेटेड लग रहा है तो आंसर सी है, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नमस्ते स्कीम के बारे में। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आवास मंत्रालय तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंदर आता है, जल शक्ति मंत्रालय के आता है। बस देख लो, जल शक्ति नहीं है तो 1 और 2 ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा, समझ में आ गया ना, बस ऐसे ही है। फिर स्वच्छता उद्यमी योजना के बारे में पूछा गया है। गांधी जयंती की शुरू हुई थी, मिनिस्ट्री सही है, ये दोहरा उद्देश्य सही है, तो कौन सा आएगा, दोनों सी आएगा, ये आएगा, 1 और 2 दोनों सही है। बस सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक बार अटेंड जरूर करना। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको अटेंड जरूर करना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है भीड़ भाड़ के बारे में। क्या हुआ था, अल्लू अर्जुन साउथ के स्टार है, इनकी अभी मूवी रिलीज हुई पुष्पा 2। इस दौरान क्या हुई थी, ये एक थिएटर में गए थे, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई। अब भीड़ ज़्यादा उठी, इससे क्या होगा, एक वुमेन की डेथ हो गई, महिला की डेथ हो गई। तो ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में आ गया, इन पे केस हो गया, FIR रजिस्टर हुई और इनको अरेस्ट कर लिया गया। एक ही दिन में सुनवाई हुई और एक ही दिन में इनको बरी कर दिया गया। इस प्रकार का केस है। तो ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, तो ये पूरा आर्टिकल है भीड़ के कारण है। ठीक है, भीड़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब ऐसी जो स्टैम्प्ड होते हैं जिसे भीड़ भाड़ कहा जाता है, उसके कारण और कहाँ का घटना घटित हुई, तो मॉस्को में हुई है, इलाहाबाद में, लीमा में, वाई में, मीना में और कहीं जगह ऐसी घटना देखने को मिली है जिससे भीड़ के कारण, भगदड़ों के कारण, ठीक है, स्टेमसानी भगदड़, उनके कारण लाखों हजारों लोगों की मौत हुई है। तो अब देखते हैं भीड़ कैसे कैसे होती है। पहले क्राउड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, इसकी कैसे किस प्रकार से प्लानिंग वगैरह की जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, बट ये ज़्यादा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ समाधान वगैरह नहीं लिखे गए, बट सिंपल सी आइडिया दिया गया है, ठीक, दिया गया है किस प्रकार की सारी चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि कहाँ कहाँ भीड़ के कारण ज़्यादा मौत होती है। तो सबसे ज़्यादा जो मौत होती है वो जो रिलीजियस पैलेस होते हैं ना, रिलीजियस, वहाँ पर भीड़ के कारण सबसे ज़्यादा मौत होती है। तो यही यहाँ पे डिस्कस किया गया कि रिलीजियस पैलेस कहाँ पर किस किस के कारण मौत हुई है, ये दिखाया गया है। ठीक है, ये धार्मिक स्टेशन है, वहाँ पर सबसे बड़ी मौत होती है भीड़ भगदड़ के कारण, तो वो डिस्कस यहाँ पे किया गया है। अब बात करते हैं क्राउड मैनेजमेंट की, भीड़ का मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। तो भीड़ के मैनेजमेंट के लिए क्या है, योजना बनाई जानी चाहिए, अलग तरीके से संगठन होना चाहिए, निगरानी प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके अलावा एक फिस्ट का मॉडल भी दिया गया है। फिस्ट यानी एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फोर्स, क्राउड फोर्स कितना है उसका ध्यान रखें। आई का मतलब इन्फॉर्मेशन, जानकारी होनी चाहिए कि क्राउड किस प्रकार से एक्ट करेगी। एस मतलब फिजिकल स्पेस, कितना स्पेस, इतना स्पेस है, उसमें भीड़ कितनी है, तो फिजिकल स्पेस कितना है उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। टी है टाइम, कौन से टाइम पर कितने लोग होंगे, क्या इंसिडेंट होने वाला, ये सारी आइडिया होनी चाहिए। तो यही है क्राउड मैनेजमेंट से संबंधित ये मॉडल याद रखना। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी आंसर लिखना हो तो फिस्ट मॉडल को याद रखना। अगर भीड़ को मैनेज करना है तो ये फिस्ट मॉडल को आप लिख सकते हो। भीड़ में कितनी है, इन्फॉर्मेशन क्या है, स्पेस कितना है और टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें पता है तो आप भीड़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बात की गई भीड़ प्रबंधन के बारे में। तो क्या सेफ्टी और सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वहाँ पर बिजली होनी चाहिए, मतलब बिजली की जो कटौती की जा सके अचानक तुरंत अगर कोई दिक्कत आ जाए तो। फिर अग्नि सुरक्षा जो उपाय है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। CCTV होनी चाहिए, वहाँ पर ड्रोन हो ताकि निगरानी की जा सके कि क्या चल रहा है, कौन भीड़ को भड़का रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। एक कम्युनिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आप माइक के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित कर सको या समझा सको लोगों को ये करना है, ये नहीं करना है। फिर चिकित्सा और आपातकालीन देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए, तुरंत अगर एम्बुलेंस वगैरह है वो वहाँ पर होने चाहिए ताकि ऐसी कोई भी घटना घटित हो जाए तो उसे रोका जा सकता है। फिर इवेंट मैनेजर, उसकी भूमिका होनी चाहिए तो वो सबको संभाल सके और आपदा की स्थितियों में लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कह सके।
तो ये इवेंट मैनेजर की यहाँ पर भूमिका बढ़ जाती है। नागरिक और समाज की भूमिका ये है कि जो यातायात है, ठीक है, चिकित्सा है, आपदा है, एम्बुलेंस है, उनको सहायता करो। जो ऐसी बाधा उनको बाधा उत्पन्न न करी जाए, ठीक है, एक लिमिट में चले और इस प्रकार की जो भी बाधा उत्पन्न होती है वो न करे। पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस भीड़ का आकलन करे, उनको मार्गदर्शन करे, यातायात का प्रबंधन करे, ये पुलिस की भूमिका है। मीडिया की क्या भूमिका है? आपदा में जो इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए उसमें जागरूकता पैदा करे, लोगों को समझाए कि ये स्थिति पैदा हो गई है, किस प्रकार से खुद को नियंत्रण रख सके। अगर कोई ऐसी फैक्ट बात न हो, ठीक है, कोई फैक्ट गलत हो तो लोगों को बताए कि ये फैक्ट गलत है, तो वो भी है मीडिया की भूमिका आ जाती है। फिर क्षमता निर्माण करे, अधिक सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है, पुलिस को प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जा सके, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड में क्या है? बेहतर तरीके से भीड़ का प्रबंधन होना चाहिए। जो इवेंट में हाई प्रोफाइल इवेंट है उस दौरान भीड़ अनियंत्रित हो जाए, उसके नियंत्रण का उपाय होना चाहिए। अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता की जा सकती है, मतलब तैनात है ना कर्मचारी, उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई मशहूर हस्ती आ रही है, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी आ रही है, तो उनके लिए जाने और आने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा सकती है। जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। अगर कोई आयोजक जिम्मेदार है तो उसकी जवाबदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि आपने आयोजन किया था और सही से क्यों नहीं हुआ, तो उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता भी की जा सकती है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है, अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, इसके माध्यम से रोका जा सकता है। अगर भीड़ में जो भी दिक्कत होती है उसे रोका जा सकता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड क्राउड मैनेजमेंट, मैंडेटरी क्राउड कंट्रोल किया जा सकता है। डिप्लॉयमेंट, सफिशिएंट सिक्योरिटी पर्सनल को, सफिशिएंट जो भी सिक्योरिटी पर्सनल उनको डिप्लॉय किया जाना चाहिए। सेपरेट एंट्री होनी चाहिए सेलिब्रिटीज़ की, उनके लिए आने और जाने की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट नेग्लिजेंस, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। फिर ऑडिट की जानी चाहिए, पब्लिक वेन्यू वगैरह को होस्ट कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें की ऑडिट की जानी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, इस प्रकार से भीड़ को रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंडिया के स्पेस सेक्टर में प्रयास के बारे में, हमारे लॉन्च व्हीकल के बारे में, ये सारी चीज़ों में, और इसरो की भूमिका के बारे में। तो हम बात करेंगे हमारे लॉन्च व्हीकल में। सबसे पहले जो बात करेंगे वो हमारा एक लॉन्च व्हीकल है NGLV। NGLV क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो NGLV है क्या है, NGLV का महत्व क्या है? NGLV है ना, एक लॉन्च व्हीकल है, ये भारी भार उठाने में सक्षम है। हमें जैसे PSLV है, GSLV है, ये भी एक प्रकार का लॉन्च व्हीकल है, ये भारी भार को उठा सकता है, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये भारत में पेलोड क्षमता को उल्लेखनीय वृद्धि करेगा, जिससे अधिक जटिल जो मिशन है उनको सक्षम बनाए जाएंगे। तो PSLV और जो GSLV है वो कम भार उठाने में सक्षम है, तो इसलिए लॉन्च किया जा रहा है NGLV, ठीक है। इससे क्या होगा? अधिक भार उठाया जाएगा, अधिक भार उठाने में सक्षम होगा, तो हमारे जो पेलोड उठाने की क्षमता है, ठीक है, उसमें वृद्धि होगी। इससे जो हम और भी खतरनाक प्रकार के मिशन है उनको लॉन्च कर सकते हैं। हमें भारी जो सैटेलाइट होते हैं उनको ऊपर भेजना होता है, तो हम अलग अलग दूसरी संस्था जैसे SpaceX है उनकी मदद लेते हैं, बट उनकी मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हमारे पास में भी NGLV होगा जो भारी सैटेलाइट को ऊपर भेज सकता है, ठीक है। तो ये NGLV का महत्व। दूसरा क्या है? ये रीयूजेबल है, पुनर्प्रयोज्य है, इसका वापस उपयोग हो सकता है। इससे क्या होगा? इससे हमारी जो लागत होती है लागत में कमी आएगी और हम अंतरिक्ष मिशन और अधिक किफ़ायती तरीके से बना सकते हैं। फिर सामरिक स्वायत्तता, ये भारत की स्वतंत्रता है स्पेस सेक्टर में, उसे मजबूत करेगा। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है? भारी जो भार उठाने में सक्षम है, रीयूजेबल है, और हमारी जो स्वायत्तता है स्पेस सेक्टर में उसे वृद्धि करेगा, उसे मजबूत करने का काम करेगा। भारत में अंतरिक्ष में भारत की महत्वाकांक्षा क्या है, इसको देखने से पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी है इसकी, भारी चीज़ें उठा सकता है। रीयूजेबिलिटी है, वापस इसका उपयोग किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये भारत की स्ट्रेंथन करेगा, किसमें? स्पेस सेक्टर में जो हमारी इंडिपेंडेंस है उसको स्ट्रेंथन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। इंडिया का मिशन क्या है? गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे। हमारा भारत का पहला जो मानव है उसको अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार करना, ये गगनयान मिशन है। फिर अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा उद्देश्य है। फिर क्या? लूनार मिशन है, जो चंद्रमा तक मानव की उड़ान भरना, ये भी हमारा उद्देश्य है। चैलेंज क्या क्या है? इसरो पर ज़्यादातर निर्भर है हम। मोस्ट ऑफ जो हमारा रिलायबल है वो इसरो है। मोस्ट प्राइवेट सेक्टर इसमें कंपनियां है नहीं, तो इसरो पर ज़्यादा हमारी निर्भरता बहुत ही ज़्यादा है। और कोई सेक्टर इसमें एंट्री नहीं ले रहा है, और कोई भी चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक,
और कोई इसमें एंट्री नहीं ले रहा है, तो ज़्यादातर हम इसरो पर भी निर्भर है, इसरो पर ही निर्भर है। ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, ग्लोबल आप कंपटीशन के बारे में बात करोगे तो वो ज़्यादा है। स्पेस एक्स जैसी कंपनियां है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट बन रही है और वो अच्छा काम भी कर रही है। निजी सेक्टर की भूमिका, अभी निजी सेक्टर की भूमिका बहुत कम है, लेकिन इससे बढ़ाने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें लागत में कमी। अगर निजी सेक्टर की भूमिका बढ़ेगी तो प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट में कमी आएगी। लेकिन अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर इस प्रकार से स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर कंपनी आएगी तो रोजगार सृजन होंगे, ठीक है, नई नई नौकरियां सर्जित होगी, तो ये भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। क्या सिफारिशें की जा सकती है भविष्य के लिए, तो वही है निजी सेक्टर की भूमिका बढ़ाओ, सहयोग दो। इसरो और निजी सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो साथ में मिलकर काम कर सकती है, जिससे दोनों साथ में मिलकर काम करेगी तो नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और अलग अलग प्रकार के लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है, कुशल कार्य बल को विकसित करें, जो हमारी वर्क फोर्स है वो एक्सपर्ट होनी चाहिए, इस क्षेत्र में काम कर सकती है। इसके लिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनको अच्छी तरीके से डेवलप करने की आवश्यकता है। तो वही ये कॉस्ट रिडक्शन होगा। बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसके लिए काम करती है कि स्पेस सेक्टर में अच्छा काम कर सके और संस्था इससे जुड़े, तो इससे फायदे क्या होंगे, कॉस्ट रिडक्शन होगा, जॉब क्रिएशन होगी। और हम रिकमेंडेशन की बात करें तो प्राइवेट कंपनी को आप इनकरेज करो, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन को, इनकी जो भूमिका है उसे बढ़ाने के लिए प्रयास करो। फॉस्टर कोलैबोरेशन, इसरो और जो भी प्राइवेट कंपनियां उनके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, वो साथ में मिलकर काम कर सकती है। जैसे नासा और स्पेस एक्स मिलकर काम करती है, वैसे ही अपनी जो कंपनियां हैं वो भी मिलकर काम कर सकती है। फिर स्किल वर्क फोर्स डेवलप करने की आवश्यकता है, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। अब इसरो ने और कौन कौन से लॉन्च व्हीकल डेवलप किए, तो सबसे पहले है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो के द्वारा पहला डेवलप किया गया था लॉन्च व्हीकल था, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये SLV कहा गया। फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ASLV, पहला था SLV, ठीक है, पहला था SLV, उसके बाद में आया ASLV, ठीक है, ये 150 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम था। ठीक है, इसलिए इसमें जो फ्यूल यूज होता था वो ओनली सॉलिड यूज होता था, इसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता था और 150 किलोग्राम ये ले जा सकता था। ठीक है, उसके बाद में आया PSLV, पहला SLV, दूसरा ASLV, तीसरा आया PSLV। ये क्या किया गया था, ये पहला इंडिया का लॉन्च व्हीकल था जो लिक्विड स्टेज में था। हम आगे देखेंगे स्टेज के बारे में। तो पहला हमने देखा SLV, जो कि सॉलिड स्टेज यूज कर सकता था, लेकिन ये कम वजन ले जा सकता था। उसके बाद में हुआ ASLV, ठीक है, ये भी कम वजन ले जा सकता था, ज़्यादा ऊंचाई दूरी पर नहीं जा सकता था, इसमें भी सॉलिड यूज होता था। उसके बाद में आया PSLV। PSLV का बेनिफिट क्या था, PSLV है वो ज़्यादा एक तो वजन उठा सकता था, ठीक है, ऊंचाई पर भी जा सकता था, इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों यूज होते थे। तो PSLV में सॉलिड और लिक्विड यूज दोनों ही हो सकते थे, और भारत का पहला जो लॉन्चिंग व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेज यूज होती थी। ठीक है, तो लिक्विड पहला किस में यूज हुआ था, वो PSLV में यूज हुआ था, ये इसरो ने बनाया था। इसमें इतनी फ्लाइट भेजी जा सकती, काफ़ी सक्सेसफुल ये रहा था। ठीक है, PSLV काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, इसने चंद्रयान 2008 में चंद्रयान भेजा है, जो मार्स में भेजा था मून पर, वो भी इसी के द्वारा भेजा गया था। उसके बाद में आया GSLV ने अब तक 18 मिशन भेजे हैं, इसमें से 4 फेल हुए, बाकी है वो सक्सेसफुल रहे हैं GSLV के। ये काफ़ी अधिक भेज सकता है, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। और ये इसमें कौन कौन से इंजन यूज़ होते हैं, कौन कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, इसमें सॉलिड यूज़ होता है, लिक्विड होता है और क्रायोजेनिक, 3 स्टेज के इसमें फ्यूल यूज़ होते हैं। ठीक है, 3rd स्टेज के बारे में आगे हम देखेंगे, अंतर भी देखेंगे। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहला SLV, ठीक है, हमने देखा कम वजन ले जा सकता था, ओनली सॉलिड यूज होता था। दूसरा ASLV, छोटे उपग्रह 150 किलोग्राम तक पृथ्वी की निचली कक्षा में, लो अर्थ, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, लियो में, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, लियो में ये ले जा सकता था। तीसरा था PSLV, ये पहला था जिसमें लिक्विड यूज हुआ था, पहला भारत का था लॉन्चिंग व्हीकल जिसमें लिक्विड का उपयोग हुआ था। इसरो ने इसमें काफ़ी सक्सेसफुल उड़ाने किए, 54 किए, जिसमें 52 सफल रही है। ठीक है, 2008 में चंद्रयान है, मार्स है, वो सारे इसी से भेजे गए थे। फिर GSLV आया, 18 भेजे गए, 4 फेल हुए, बाकी 14 है वो पास हुए हैं। 10,000 किलोमीटर तो ले जा सकता है, 10,000 किलोग्राम है वो ले जा सकता है। इसमें GSLV मैक 2 है, मैक 3, अलग अलग प्रकार के इंजन के उपयोग किया गया है। ठीक है, ये देख लो। पहला आया SLV था, वो कितना वजन, 40 किलोग्राम वजन ही ले जा सकता है। ये लियो में जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट, यानी ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाएगा।
ईंधन कैसा यूज हुआ है, इसमें सॉलिड ही यूज हुआ है, ठीक है, इसमें सॉलिड यूज हुआ है। तो पहला है SLV जिसमें ओनली सॉलिड यूज हुआ है। वजन कितना ले जा सकता है, 40। कक्षा कौन सी है, लियो। ये पॉइंट याद रखना, कक्षा लियो, वजन 40 किलोग्राम, ठीक है, वजन 40 ग्राम। और ईंधन कौन सा है, ईंधन सॉलिड। पहला पॉइंट यूज हो गया, याद हो गया। दूसरा है ASLV, वजन कितना ले जा रहा है, वजन 150 किलोग्राम ले जा रहा है। ईंधन कौन सा है, ईंधन इसमें भी सॉलिड है, ईंधन इसमें भी सॉलिड है, ठीक है। और ये कक्षा कौन सी है, ये भी लियो है, कक्षा लियो, वजन 150 और ये भी सॉलिड है। फिर आया PSLV, ठीक है, PSLV XL, ये नाम याद रखना, PSLV याद रखना। तो PSLV ये इसमें वजन कितना हो गया, इसमें वजन बढ़ गया 1300 किलोग्राम वजन हो गया। कक्षा कौन सी होगी, कक्षा जियो सिंक्रोनाइज होगी, कक्षा ऊंची होगी, ठीक है, यहाँ पे जियो सिंक्रोनाइज होगी। और यहाँ पर जो फ्यूल कौन सा आ गया, सॉलिड भी है लिक्विड भी, यहाँ पे 2 फ्यूल आ गया GSLV में। अरे जो PSLV है उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों है, इन दोनों में ओनली सॉलिड है। और जो PSLV है यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों कक्षा है, दोनों फ्यूल आ गए, ठीक है। बात करें GSLV मैक 2 की, GSLV में 2 है, मैक 2 मैक 3। मैक 2 के बारे में बात करें तो इसकी वेट कितना हो गया, 2200 किलोग्राम हो गया। कक्षा कौन सी होगी, जियो सिंक्रोनस ट्रांस ऑर्बिट, तो GSTO इसकी कक्षा हो गई, ठीक है। ये याद रखना, कक्षा याद रखना, वेट भी याद रखना। फ्यूल कौन सा है, फ्यूल 3 है, सॉलिड है, लिक्विड है और कौन सा है, क्रायोजेनिक है। 3 प्रकार का ये फ्यूल यूज करता है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। फिर ये GSLV मैक 3, इसमें भी सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। वेट इसका कितना हो गया, 4000 kg वेट हो गया, तो वेट इसमें बढ़ गया। कक्षा कौन सी, GSTO इसकी कक्षा है, तो इसकी GSTO है, इसकी GSTO कक्षा है। GSTO इसकी कौन सी है, इसकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है, GSSO, ठीक है। ये लियो है, ये लियो है, वेट कम है इन दोनों का, इसका थोड़ा बढ़ा, इसका थोड़ा बढ़ा, इसका ज़्यादा बढ़ गया, तो थोड़ा बहुत अंतर है, इसके बारे में याद रखना। ये 3 फ्यूल यूज़ करता है, 3 फ्यूल यूज़ करता है। PSLV 2 फ्यूल, ये 1 फ्यूल, 1 फ्यूल, ये थोड़ा बहुत अंतर है, इसके बारे में याद रखना। ये क्वेश्चन दे रखा था, इसको अटेंड जरूर करना ताकि समझ में आ गया कि UPSC किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। ये इसका आंसर भी दिया गया, थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए गए, इसको भी अटेंड जरूर करना। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में है। अभी जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, इन पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की जा रही है। तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में देख लेते हैं। ये लिस्ट है हमारे जो उपराष्ट्रपति है उनकी लिस्ट है, देख लेना, याद रखे तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट जी के बारे में। सबसे पहले उपराष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति जी का चुनाव है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इनडायरेक्ट चुनाव का मतलब क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट चुनाव जिसमें जनता जाके वोट करती है, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट चुनाव जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, हम किसको चुने हैं, MLA को, MP को चुनते हैं। तो ये जो राज्यसभा होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं, मतलब जो कि बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की, इनको वोट कौन करता है, इनको वोट करते हैं हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, MLA और MP वोट करते हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये एक इनडायरेक्ट चुनाव है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का भी चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब इसमें कौन कौन भाग लेते हैं उसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, यहाँ पे डिस्कस देखो। ये है उपराष्ट्रपति, ये है राष्ट्रपति। यहाँ पे देखो राज्यसभा और लोकसभा, इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा की, एक तो नॉमिनेटेड यानी कि जो नामित किए गए सदस्य, मनोनीत किए गए सदस्य, और इलेक्टेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं। याद रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा की दोनों सदनों की नॉमिनेटेड यानी मनोनीत और निर्वाचित इलेक्टेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों की ओनली इलेक्टेड, दोनों सदनों की ओनली इलेक्टेड पॉइंट को याद रखना। राष्ट्रपति के चुनाव में ओनली इलेक्टेड, जो चुने हुए सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वही भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं।
तो मनोनीत निर्वाचित दोनों सदस्य, और जो इलेक्टेड राष्ट्रपति का चुनाव होता है वहां पर ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये अंतर है। दूसरा, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वहां पर राज्य विधानसभाओं के मतलब एमएलए भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के यानी कि एमएलए भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भाग लेते हैं। एमएलए भाग लेते हैं, वो भी ओनली निर्वाचित एमएलए ही भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। पहला नॉमिनेटेड इलेक्टेड वाला, दूसरा है एमएलए भाग लेता है या नहीं लेता है। दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भाग नहीं लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भाग लेता है। अब एक पद्धति होती है, कैसे वोट होते हैं इनकी, जो चुनाव की पद्धति होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके चुनाव की जो पद्धति होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। पहला एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान। 3 पॉइंट याद रखेंगे कौन कौन से हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, आनुपातिक रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट। 3 पॉइंट याद रखना। अब समझ लेते होता क्या है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक एमएलए के वोट का वैल्यू, एक एमपी के वोट के वैल्यू, उनको इक्वल करने के लिए या फिर राज्यों के वोट के वैल्यू को इक्वल किया जाता है, इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि एमएलए एमपी के वोट का वैल्यू या फिर राज्यसभा के एमपी का वोट का वैल्यू, लोकसभा के एमपी का वैल्यू, वोट का वैल्यू वो इक्वल हो, ऐसी कोशिश की जाती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है? 4 बक्से बना दे, ए बी सी डी। पहले पूछा जाता है किसी को, आप किसको पहले नंबर पे प्रेफरेंस करते हो? ए को। दूसरा प्रेफरेंस किसको देते हो? बी को। तीसरा प्रेफरेंस किसको? सी को। चौथा प्रेफरेंस किसको? डी को। तो आप ऐसे प्रेफरेंस वाइज देते हो, डायरेक्ट इस एक को चुनाव नहीं करना है, आपको पहला नंबर देना है, दूसरा नंबर देना है, तीसरा नंबर देना है, चौथा नंबर देना चाहिए। तो 4 कैंडिडेट में आप किसको क्या नंबर देते हो? अगर कोई व्यक्ति पहली बार में जीत जाता है तो बेटर है, नहीं है तो जिसको कम वोट मिले हैं उसके वोट ए को मिल जाएंगे, उससे कम मिले वो वोट ऐसे ऐसे करके चेंज हो जाता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। और बैलेट, सीक्रेट बैलेट क्या होता है? गुप्त मतदान होता है, दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, सिंपल सी बातें थी। अब बात करते हैं इसमें अलग क्यों है, राष्ट्रपति का चुनाव है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से अलग क्यों है? तो यहाँ पर बात की गई है, तो राष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति के चुनाव से अलग इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, उपराष्ट्रपति होता है उसका मुख्य जो काम होता है वो राज्यसभा में सभापति की भूमिका निभाना होता है, पहला काम ये है। फिर इसलिए इनका जो मुख्य काम होता है वो राज्य परिषदों की अध्यक्षता करना है। ठीक है, ये अस्थायी के लिए होता है, अस्थायी तौर पे ये राष्ट्र प्रमुख बन सकता है, तो थोड़ा बहुत इसमें अंतर रखा गया था। ठीक है, चुनाव में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या हो, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडियन, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए उसकी। ठीक है, फिर राज्यसभा के सदस्य के लिए वो योग्य हो, वो राज्यसभा के चुनाव, यहाँ पे लोकसभा के बारे में बात नहीं हो रही है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए वो योग्य हो। ठीक है, जो भी क्राइटेरिया राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए आवश्यक होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जरूरी है। 35 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के लिए चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। वो केंद्र, राज्य या किसी स्थानीय जो भी प्राधिकरण होता है वहाँ पर किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कहीं और नौकरी नहीं करना चाहिए। किस किस की आवश्यकता होती है? प्रस्तावक के रूप में 20 निर्वाचक, अगर किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो पहले उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए 20 जो एमएलए एमपी होते हैं ना, जो एमपी होते हैं 20 एमपी जो इसके प्रस्ताव को शामिल करें और 20 है उसको रेटिफाई करें। 20 जनों ने बोला हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बन जाए, सॉरी उपराष्ट्रपति बन जाए, और 20 जने बोलते हैं हाँ ये बनने लायक है, तो ये टोटल 40 20 निर्वाचक और 20 होते हैं वो अनुमोदक होते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये 20-20 का आंकड़ा याद रखना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है, कितने अनुमोदकों की आवश्यकता होती है, तो 20-20 की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति में क्या होता है? राष्ट्रपति किसी को बनना है तो 50 जने उसको सपोर्ट करें, पहले 50 एमपी सपोर्ट करें और 50 एमपी है वो उसको रेटिफाई करे, तभी वो एमपी राष्ट्रपति चुनाव बनने की चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ना भी है ना, तो भी 20-20 की आवश्यकता होती है उपराष्ट्रपति को और 50-50 की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति को। चुनाव लड़ने के लिए भी यही क्राइटेरिया है। तो एटलीस्ट 20 इलेक्टरल्स प्रपोजर होने चाहिए। हम पर मैं चाहता हूँ
मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे साथ मैंने 20 और को मिलाया और बोला इस आदमी को आप राष्ट्रपति बना दो, तो मैं 20 जनों ने बोला इसको बना दो, फिर 20 जनों को और की आवश्यकता पड़ेगी, वो एग्री करेंगे हम चाहते कि ये राष्ट्रपति बन जाए, सॉरी उपराष्ट्रपति बन जाए। और राष्ट्रपति बनना है तो 50 की आवश्यकता पड़े, पहले 50 जने बोलेंगे हम चाहते ये बन जाए, फिर 50 जने उसको एग्री कर ले तो ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य बन जाता है। तो योग्य बनने के लिए भी इस प्रकार की आवश्यकता होती है, इसमें 20-20 की आवश्यकता होती है, उसमें 50-50 की आवश्यकता होती है। सिंपल बात आपको समझ में आ गई, योग्यता समझ में आ गई। अब इसकी शपथ कौन दिलाता है और कार्य अवधि क्या होती है। शपथ इनको राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति है उसके द्वारा दिलाई जाएगी। प्रेसिडेंट शपथ दिलाएगा या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई अपॉइंट व्यक्ति है वो इसको शपथ दिलाएगा। कार्य अवधि क्या है, जिस दिन से आज की डेट से इन्होंने ऑफिस ज्वाइन करिए तो 5 साल तक, जिस दिन से वो अपने कार्यालय में प्रवेश करता है उससे 5 साल की अवधि में उसकी कार्यालय होता है। ठीक है। इस्तीफा, राष्ट्रपति को वो इस्तीफा दे सकता है। हटाया जा सकता है, जी हाँ हटाया जा सकता है। महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की आवश्यकता होती है वैसे उपराष्ट्रपति के लिए अलग से महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए राज्यसभा में एक पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित कर दो और लोकसभा में उसको सामान्य बहुमत से पारित कर दो तो वो हटाया जा सकता है। ठीक है। हटाने से पहले 14 दिन की अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले अग्रिम सूचना दो, फिर राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से, मतलब जितने भी टोटल है उसका 1/2+1 से पारित कर दो और लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित कर दो तो वो पारित हो जाएगा और वो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। उन्हें हटाने के लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, संविधान में कोई मेंशन नहीं किया गया। 5 साल का प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाते, शपथ दिलाते हैं और टर्म्स क्या है, 5 साल तक कार्य करेगा, रिजाइन दे सकता है। ठीक है। रिमूवल किया जा सकता है। फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है, इम्पीचमेंट का कोई वर्णन नहीं है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब टोटल मेंबर +1। ठीक है, टोटल का हाफ, तो वो होना चाहिए। लोकसभा में सामान्य सहमति होनी चाहिए। 14 दिनों का पूर्व एडवांस नोटिस दिया जाना चाहिए, तभी इनको हटाया जा सकता है। कैसे, राष्ट्रपति की वैकेंसी खाली कैसे होगी, ये रिमूव हो जाए, डेथ हो जाए, रिजाइन दे सकता है, एक्सपोर्ट दे जाए और डिस्क्वालीफाई हो जाए तो वैकेंसी खाली हो जाएगी। ठीक है। अब रिक्तियाँ जल्दी भरने के लिए कोई भी चुनाव है उसमें अगर कोई विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आखिर जाए। उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें कोई विवाद हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो आखिरी फैसला होगा और निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का ही हो सकता है और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति के कार्य क्या हो, एक तो वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का ऑटोमेटिक सभापति बन जाएगा। तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। दूसरी शक्तियाँ क्या है, ये लोकसभा अध्यक्ष के समान इनको कार्य शक्तियाँ दी जाएगी। जो भी लोकसभा अध्यक्ष के समान कार्य होती वो इसकी भी समान भी होगी। राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है। मैक्सिमम 6 महीने के लिए वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना आपको। जब ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य नहीं करेगा, ना उसको वो उस प्रकार का वेतन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंपेयर क्या है, अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है वो अगर राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति, देखो अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति अमेरिका में मर गया, अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट बन गया, उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन गया, तो वो तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति बन नहीं जाता है या फिर जितना टर्म इसका बाकी रहता तब तक ये राष्ट्रपति बना रहेगा। बट भारत में ऐसा नहीं, भारत में ओनली 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकता है, इससे ज़्यादा भूमिका नहीं निभा सकता। वेतन भत्ते वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो वेतन भत्ते इसको मिलेंगे। अब यहाँ पे आर्टिकल दिए गए, आर्टिकल 13, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 64 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। 65 ये वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट अगर नहीं होगा तो वहाँ पे भूमिका निभा सकता। 66 इनके इलेक्शन के बारे में बात करता। 67 यहाँ पे इनके टर्म के बारे में बात करता, कितना इनका कार्यकाल होगा। तो ये इनके बारे में आर्टिकल दिए गए, इनको थोड़ा बहुत देख लेना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आर्टिकल है 67B। 67B है वो राष्ट्रपति को हटाने के बारे में बात करते हैं। 14 दिन पूर्व नोटिस दे दो। फिर राज्यसभा में क्या करो, राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी 1/2+1 की मेजोरिटी से बहुमत पारित कर दो। लोकसभा में सामान्य इसे रेटिफाई कर दो तो उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। ये सारी बातें की गई है 67B में। ठीक है, 67 में ये सारी बातें की गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की, कार्यकाल 5 साल का होगा। ठीक है, वो सब ये हटाने के ऑलरेडी हम चीज़ें देख चुके हैं, किस प्रकार से इसे हटाया जा सकता है वो ऑलरेडी चीज़ें हम देख चुके हैं।
अब प्रस्ताव के बारे में बात करें, अविश्वास प्रस्ताव की, तो ये क्या होता है, अगर कोई सरकार संसद में चल रही है तो उसे हटाने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लगाया जा सकता है, ताकि पता चले कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। इसके लिए इसे लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को। ठीक है, सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, कोई भी सरकार है उसके पास में निर्वाचित सदस्य है, उनका बहुमत है या नहीं, इसे पता करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे आर्टिकल 75(3) के तहत लाया जाता है, ताकि ये मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बने रहे। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व तय करने के लिए आर्टिकल 75(3) में लिखा गया है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव वही होगा कि अगर सरकार के पास में बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी, और एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अविश्वास प्रस्ताव ओनली लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। सिंपल बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तक कितनी बार लाया जा चुका है, अब की बार काफ़ी बार ला चुका जा सकता है, ये इन सब के बारे में लाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं कितनी बार लाया। यहाँ पे कुछ मोशन के बारे में बात की गई है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, मतलब अटेंस किसी को बताना हो मिनिस्टर को ये कि बहुत अर्जेंट मैटर है, आप इस पर ध्यान आकर्षित करो, तो ये ध्यान आकर्षण मोशन है। ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटमेंट मोशन है। अर्जेंटमेंट मोशन क्या है, स्थगन प्रस्ताव, कोई भी मामला चल रहा हो तो उसे रोकने के लिए इस स्थगन प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इसके लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अविश्वास प्रस्ताव, इसे लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। आप इसको रेटिफाई करो, समर्थन करो, उसके बाद ये लेके आओ। विश्वास प्रस्ताव, वो तो है ही विश्वास पर राजनीतिक दलों द्वारा लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति है वो पहला अपना भाषण देता है, कहाँ पर, लोकसभा में। तो लोकसभा में जब राष्ट्रपति, दोनों सदनों में राष्ट्रपति अपना भाषण देता है, तो राष्ट्रपति के भाषण को धन्यवाद देने के लिए ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के भाषण को धन्यवाद करने के लिए ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। फिर अनियमित दिन वाले, जब इसमें ये क्या प्रस्ताव है, नो डे येट मैंशनड, मतलब ऐसा दिन जो तय नहीं किया गया, मतलब लोकसभा अध्यक्ष ने इसको स्वीकार कर लिया है बट कब तक इस पर चर्चा की गई है वो तय नहीं किया गया है, तो वो होता है नो मेंशन अभी। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसको अटेंड जरूर करना, देख लेना क्या है क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। अब शॉर्ट न्यूज़ में क्या है, शॉर्ट न्यूज़ में पहला जो है वो लोक अदालतों के बारे में। लोक अदालतें क्या होती है, एक तो हम कोर्ट में जाते हैं, हमारा जो भी मैटर होता है डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। लोक अदालतों में कोर्ट में जाए बिना आपस में समझौता कर लो कोर्ट के बाहर ही, तो इसे लोक अदालत कहा जाता है। इसे 1987 में एक एक्ट के माध्यम से, 1987 में एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था। अधिनियम क्या था, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसके तहत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था, स्टेचुटरी बोर्ड का दर्जा दिया गया था, तब इसे शक्तियाँ मिली थी। अब इसका जो पावर है वो पावर कैसा है, ये कोर्ट के समान इसका जो पावर होता है, इसके जो निर्णय होते हैं बाध्यकारी होते हैं और इसके निर्णय के ऊपर अपील नहीं की जा सकती है। तो लोक अदालतें क्या है, कोर्ट के बाहर मुकदमों को निपटाने के लिए ये अदालतें चलती है। इसके लिए 1987 में एक अधिनियम था, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, इसके तहत इसको वैधानिक दर्जा मिला था, स्टेचुटरी बोर्ड का दर्जा मिला था। इसके निर्णय अंतिम होते हैं, बाध्यकारी होते हैं और इसकी अपील के खिलाफ, इसका जो फैसला है उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। 1908 है सीपीसी, उसके तहत इसे सिविल कोर्ट की जो शक्तियाँ थी वो प्राप्त की गई है। सबसे पहले जो लोक अदालत बनी थी वो 1982 में जूनागढ़ गुजरात में आयोजित की गई थी। उसके बाद में T+0 सेबी ने क्या किया है, T+0 सेटलमेंट चक्र लेके आया है। क्या होता है T+0, T+0 में देखो आप कोई शेयर खरीदते हो, ठीक है, और उस शेयर के पैसे या शेयर है वो आपके अकाउंट में कब आएगा, उसे कहा जाता है शेयर सेटलमेंट का टाइम। तो पहले क्या होता था, 3 दिन या 4 दिन के बाद में शेयर का सेटलमेंट होता था। सेबी ने कहा आप अभी शेयर खरीदते हो, तुरंत ही आज ही के आज वो शेयर है आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें वो शेयर आ जाना चाहिए। तो इसे कहा जाता है सेटलमेंट का टाइम है, वो 0 कर दिया। तो टी का मतलब है टाइम और 0 है वो टाइम लगने का दिन है। तो 1 दिन के भीतर ही आज खरीदा और आज के आज आपके अकाउंट में वो शेयर आ जाना चाहिए, इसे सेटलमेंट का टाइम कहा जाता है। तो T0 कर दिया सेबी ने। अभी है वो वैकल्पिक है, अभी लोग माने न माने वो लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये है कि सेबी ने कह दिया है कि जो टाइम है वो 1 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसे T0 का सेटलमेंट टाइम कहा जाता है। पहले ज़्यादा टाइम लगता था तो इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता था, घोटाले होते थे, इसे रोकने के लिए सेबी इस प्रकार का सिस्टम लेके आई है, इसे T+0 सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, सेटलमेंट का टाइम होता है। फिर है चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड के बारे में, 2005 में शुरुआत की गई थी और इसके बारे में हम कल देख चुके हैं, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ये आर्टिकल है ये कोलंबिया के बारे में, कौन कौन से देशों से बाउंड्री लगती है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वेडोर है,
यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आ गया, यहाँ पे पन्नामा आ गया है, तो यहाँ से इसकी बाउंड्री लगती है कोलंबिया की, और ये इसकी बगोटा कैपिटल है। तो ये कोलंबिया का मैप आपको याद होना चाहिए, कोलंबिया कैपिटल बगोटा है, ये इसकी करेंसी है, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।